नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगामी कई सारी परीक्षाएं आपके सामने लगी हुई हैं। लाइक आपकी आरओ एआरओ की मुख्य परीक्षा है, पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा है, बीओ का प्री का एग्जाम आपका आएगा, नोटिफिकेशन आएगा मई जून तक। इसके अलावा आरओ एआरओ 2026 की नई वैकेंसी भी आने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत प्रतिष्ठित वैकेंसी है, वही वैकेंसी आनी है। और इसके अलावा कई अन्य भर्तियां जो है, जैसे लाइक आपका पेट का रिजल्ट आने वाला है, उसके थ्रू लोअर की वैकेंसी और कई सारी वैकेंसीज आने के चांस आपके लिए हैं। तो ऐसे में आपका पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा एलटी जीआईसी आदि के एग्जाम भी हैं आपके आगे, तो उन सभी एग्जाम में भी इसका बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत होने ना पाए। और अपने लक्ष्य को इतना ज्यादा गंभीरता से आप लीजिए कि एक ही बार में अपने निशाने को भेद लीजिए, बार बार लगातार आपको तैयारी ना करना पड़े। और ये जो काल चक्र, जो ये दुष्चक्र है अपने आप में सफलता असफलताओं का, इससे आप एक ही बार में क्या हो सके, निवृत्त हो सके अपने आप पे। और इसके लिए जरूरी है कि पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी को क्या करना, मेंटेन करना, यानी कि लगातार और निरंतरता के साथ में अपने मन को नियंत्रित करते हुए, अपने बाकी जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करते हुए लगातार तैयारी करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब लिस्ट में आपका नाम होगा और नाम के साथ में आपको एक मिलेगा फेम, एक रुतबा, एक अलग प्रकार का एक एहसास, वो एहसास जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। लेकिन यह प्रयास आप अभी से करना शुरू कीजिएगा, तभी संभव हो पाएगा। लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, लास्ट में जीएस पढ़ेंगे, तब ये सफलता आपको अर्जित नहीं हो पाएगी। इसलिए लगातार तैयारी करिए, बिना नोटिफिकेशन का वेट किए हुए, बिना नोटिफिकेशन का इंतजार, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण चीज है। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। लेकिन उसके पहले जो मैं डेली आपसे प्रश्न पूछता हूं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। भाई साहब नहीं देते हैं तो कमेंट में एक उत्तर प्लीज आप जरूर दे दिया करिए, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, चाहे बात प्री की एग्जाम की हो चाहे मेंस की हो सकता है कि वही प्रश्न आपके प्री और मेंस में देखने को मिल जाए। तो मेंस में जो एक प्रश्न मैं आपको देता हूं उसकी प्रैक्टिस भी किया करिए, और एक प्रश्न जो मैं आपको प्री के लेवल का देता हूं उसका भी उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दिया करिए। तो आइए बिना देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या है, जो हमने टॉपिक पूछा था कल आपसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो वन्य जीव होता, ये कब पारित हुआ था? सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से 5 वाली डेयरी मिल्क और 5 वाली जो है किटकैट आपको फ्री। 5 वाली किटकैट नहीं आती, 10 वाली आती, कोई बात नहीं। चलिए अब आज का टॉपिक पहला टॉपिक क्या है? अच्छा, आप लोगों ने कहा था कि सर जैसे मैं पहले कराता करने में वैसे ही कराइए, तो ठीक है, मैंने वैसे ही कर दिया अब आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक क्या था कि न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा निर्धारित करने को बाध्य नहीं कर सकती है अपने आप ही। यह टॉपिक अभी चर्चा में रहा है, यानी कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से यह एडवाइस मांगी कि भाई साहब ये बताओ मेरे को कि क्या जो है एक कोई समय सीमा तय कर सकते हैं क्या किसी भी अध्यादेश आदि को जो है बिल को जारी करने को लेकर के? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बॉस, अपन ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है हमारे लिए कि हम आपको बाध्य कर देंगे कि यह समय सीमा आपके भीतर है, आपके अपने राइट्स हैं बॉस, है ना, हम आप पर इतना ज्यादा चीजें कर नहीं। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट लोगों ने सुना होगा। भाई साहब दिल, दिमाग, आंख, कान, नाक सब मेरी बातों पर और यहां पर रखो, जो कह रहा हूं बाद में पूछा जाएगा तो घनचक्कर हो जाइएगा बॉस, समझ में नहीं आएगा। इसलिए और खासकर जो भी लोग पीसीजे वगैरह की तैयारी करते हैं या अनदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो लोग भी बहुत ध्यान से सुने, ये सब आपके लिए काम आएगा बाद में, है ना, ध्यान रखिएगा। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, उस सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को जो है रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अपने राइट्स हैं, इसलिए आप उन राइट्स का इस्तेमाल करके अपने बिल को जारी कीजिएगा। तो राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से कानूनी विवादों पर जो है राय मानने का राइट भी है। किस आर्टिकल में आता है, पूछा गया कई बार एग्जाम में, जरा बताओ मुझे वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, यानी कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जानने के लिए राय मांगी थी कि क्या कोर्ट राज्यपाल या प्रेसिडेंट को बिलों पर निर्णय लेने के लिए निश्चित समय सीमा दे सकता है
क्या अदालत डीम्ड एसेंट यानी कि नियत समय पूरा होने पर स्वतः सहमति घोषित कर सकती है? यह संदर्भ तमिलनाडु गवर्नर केस 8 अप्रैल जो 24 के बाद आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश पीठ ने 3 महीने की समय सीमा तय कर दी थी। तो इसीलिए एडवाइस मांगा प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, इसलिए क्या है टॉपिक आपके एग्जाम में चर्चाओं में है और मेंस में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्री में जो इसके फैक्चुअल डेटा है बिल जारी करने की शक्ति को लेकर के, राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर के, और राष्ट्रपति की कानूनी सलाह लेने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस ली जाती है उस पर जो आर्टिकल है उस पर प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। बात गई भेजे में या नहीं उतर गई? ध्यान से सुनिएगा इसको। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य राय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या कहा अदालत ने? कहा कि वह राष्ट्रपति या राज्यपाल को एक समान और बाध्यकारी समय सीमा में नहीं बांध सकती है कि बॉस तुमको इतने ही समय में इस पर जो है अपनी जो है समर्थन बिल पर देना है या बिल पर उसको पास करना है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई खास राइट नहीं है, क्योंकि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा अपने आप पे। और सेपरेशन ऑफ पावर पे खूब सारे प्रश्न आपके बनते हैं। कई बार कार्यपालिका जो है कई बार जो है न्यायपालिका और विधायिका में जो है कार्यपालिका में कई बार डिस्कशन होता है, तो उसी बात को लेकर के चीजें यहां पर लिखी गई हैं। ऐसा करना विधायी कार्यपालिका न्यायपालिका क्या विधायी कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर के विपरीत है। इन तीनों में क्या है? सामंजस्य स्थापित होना चाहिए और ये तीनों एक दूसरे के कार्यों का अतिक्रमण नहीं करेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विधायिका न्यायपालिका के कार्यों का अतिक्रमण करेगी या न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों का अतिक्रमण करेगी तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? वायलेशन में आ जाएगा और पूरी हमारा जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, अपने आप में क्या हो जाएगी? डगमगाने लगेगी अपने आप पे। हालांकि इसी चीज पर कई बार वाद विवाद होता रहता है इसी बात को लेकर, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता पूर्वक ये बात कही कि नहीं बॉस, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मौजूद है और इसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़िए। डीम्ड कंसेंट की अनुमति नहीं, यानी कि अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी निश्चित समय के बाद स्वतः सहमति मान लेना राज्यपाल राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका को हड़पने जैसा होगा। बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा कि अदालत ने यह एकदम क्लियर बात बोल दी कि किसी निश्चित समय के बाद स्वतः सहमति मान लेना राज्यपाल या राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका को हड़पने जैसा है। भाई अनुमति नहीं दिया राज्यपाल ने और जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति ने, तो आप क्या सोचोगे कि नहीं ये बिल पास हो गया? नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के राइट्स का क्या भाई, फिर तो खत्म हो गया। तो यह भी एक बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कही। दूसरा, राज्यपाल के विकल्प आर्टिकल 200 यानी कि 3 ही विकल्प उपलब्ध होते हैं भाई साहब। क्या क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया कि राज्यपाल कर सकता है। क्या कर सकता है? पॉइंट सुनो ध्यान से, पूछा जाता है कि एग्जाम में। नंबर 1 पॉइंट, एसेंट देना, ठीक है, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के लिए विचार है तो रोक देना, ये गवर्नर के पास आते शक्ति आती है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरा, विदहोल्ड प्लस रिटर्न यानी कि बिल वापस भेजना अगर मनी बिल नहीं है तो, क्योंकि मनी बिल के मामले में तो मामला दूसरा है। आप जानते होंगे मनी बिल में तो बहुत ज्यादा राइट होते नहीं किसी के पास, है ना, लोकसभा के पास ज्यादा राइट होते हैं अपने आप पे। ठीक है, राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल तक के रोके नहीं रह सकता। ये 3 पावर जो है, 3 विकल्प जो है आर्टिकल 200 के अंडर जो है गवर्नर के पास होते हैं। राइट, कोर्ट ने कहा कि अनुचित लंबा और बिना कारण विलंब संवैधानिक अधिकारों के विपरीत है अपने आप पे। ऐसे मामलों में कोर्ट एक लिमिटेड जो है मैंडेमस जारी कर सकता है कि राज्यपाल उचित समय में फैसला ले, लेकिन राज्यपाल को निजी तौर पर अदालत में तलब नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 361 इम्यूनिटी के अंतर्गत यह चीज आती है कि भैया सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए राज्यपाल को कटघरे में खड़े कर दे कि बॉस तुम्हारे पास बिल आया था, तुमने उस बिल को पास क्यों नहीं किया। इस बात को लेकर के जो है क्या कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है गवर्नर नहीं जा सकता है। ये बात जो है यहां पर क्लियर की है सुप्रीम कोर्ट ने। राइट, चलिए, कोर्ट बिल्स के मेरिट की जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। क्या यही बात है? कोर्ट बिल्स के मेरिट की जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है जब तक कि बिल कानून ना बन जाए तब तक। बड़ी
स्पष्टता पूर्वक इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहा है कि कोर्ट बिल्स के मेरिट की जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है जब तक बिल कानून ना बन जाए। न्यायपालिका उसकी सामग्री का परीक्षण नहीं कर सकती है। विधायिका की इच्छा तभी अंतिम मानी जाएगी जब गवर्नर या प्रेसिडेंट की एसेंट बिल मिल जाए। यह विधायी सर्वोच्चता, ठीक है, तो यानी कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को क्या करता है, ये अपने आप पे इसको पुष्ट करता है। ये भी बड़ी बातें हैं। ये सारे बात अगर आप अपने निबंध में लिखेंगे तो अच्छे। ये भैया साहब हिंदू के न्यूज हैं भाई साहब, ठीक है, जिसके पीछे आप पगलाए रहते हो पढ़ते पढ़ते। ये वही सारी चीजें लिखी है मैंने, आपको इसको ध्यान से सुनना और समझना है आराम से, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, राष्ट्रपति को हर बिल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की अनिवार्यता नहीं है। आर्टिकल 143 का उपयोग वैकल्पिक है बॉस, ठीक। 143 क्या है आप डेफिनेटली जानते होंगे, कोई नहीं जानता है तो बताए, और जानता है तो मुझे कमेंट करके बताए कि व्हाट इज आर्टिकल 143, ठीक है। तो आर्टिकल 143 का उपयोग क्या है, वैकल्पिक है। राष्ट्रपति तय करेंगे कब न्यायालय की राय लेनी है। यह अप्रैल 24 के फैसले के विपरीत है जहां इसे आवश्यक जैसा माना गया था। राय लेना कोई ये नहीं कि हर बिल पर राय आप मांगो सुप्रीम कोर्ट से कि बॉस क्या करें अपन, है ना। चलिए, संविधानवाद और संघवाद पर प्रभाव, ठीक है, और संघीय ढांचे की रक्षा यानी कि राज्यपाल को अनिश्चित काल तक बिल रोकने देना राज्यों के अधिकारों का हनन होगा अपने आप में। कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। सेपरेशन ऑफ पावर की सुरक्षा यानी कि अदालत ने अपने हस्तक्षेप को सीमित रखा। कार्यपालिका के संवैधानिक दायित्व को प्रतिस्थापित नहीं किया गया अपने आप पे, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। बस ये सारी चीजें रही हैं अपने आप पे। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आप बताओ बॉस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह किस अनुच्छेद के तहत मांगी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पे, बहुत बार पूछा गया। बताओ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, है ना। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। अभी आपसे पूछूं कि फला जी का मैसेज किस दिन वाला, ये वाला मैसेज आया था, आप कहोगे इस तारीख को मिले थे, यहां मिले थे, ये दिन था, सुबह थी कि शाम था, दिन था कि रात था, चांदनी रात थी कि अंधेरी रात थी, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा था कि करोल बाग था कि मुखर्जी नगर था कि वजीराबाद था, कि प्रयागराज में नेत्रपाल चौराहा था कि कटरा था कि कंपनी गार्डन था, कि था बस स्टॉप की हाईकोर्ट की हनुमान मंदिर था कि रामबाग था कि जो है क्या कहते हैं आपका जो है सलोरी था कि छोटा बघाड़ा की बड़ा बघाड़ा था, कि राजापुर था कि जो है क्या कहते हैं एमआईटी का एरिया था, कि जो है क्या कहते हैं मोतीलाल नेहरू का जो आवास बना हुआ है वो वहां है। सब एरिया आपको याद रहेगा, है ना। कि सीपी में थे आप, कि क्या कहते हैं जो है आप विश्वविद्यालय मेट्रो के पास है दिल्ली में, है ना। कहां थे कि बत्रा थे आप, कि नेहरू विहार में थे आप घूम रहे थे कहीं पर, कि परमानंद कॉलोनी में घूम रहे थे कहीं, है ना, दिल्ली में। ये सब स्थान जानते हो कि लखनऊ में कपूरथला, अलीगंज और क्या कहते हैं पुरानिया और टेढ़ी पुलिया थे अपने, या बिहार में पटना और जो है क्या कहते हैं कहीं और इलाके में थे। सब याद होगा आपको। ई प्रश्न का नहीं याद आता है आपको जी, बताइए जरा क्या होगा इसका उत्तर। अब पीवाईक्यू तो नहीं लगाते हैं ना बॉस, यही दिक्कत करते हैं आप। क्या पीवाईक्यूज को ना लगाना, इट्स वेरी वेरी बिग मिस्टेक, ध्यान रखिएगा। पीवाईक्यूज, पीसीएस के पीवाईक्यूज को ना लगाना, यूपीएससी के पीवाईक्यूज को ना लगाना, आरओ के पीवाईक्यूज को ना लगाना, आपकी असफलता में सबसे बड़ा रीजन है ये। क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 143, बी इज द राइट आंसर। यही ना बॉस, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब दिमाग में आपकी सब चीजें घूम रही होंगी, हाँ 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 वही मिले थे, ठीक है, याद आ गया होगा। चलिए, अरे इतना नहीं याद कीजिएगा बॉस। चलिए, विश्व मत्स्य दिवस 2025 और भारत पे मत्स्य एवं जलीय कृषि क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। जलीय कृषि पर कई बार आपके एग्जाम में मेंस में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, विश्व मत्स्य दिवस जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है, इसके अवसर पर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन पहल को समर्थन देते हुए सी फूड निर्यात में वैल्यू एडिशन पर जोर दिया। और भारत का मत्स्य क्षेत्र वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ते खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, लेकिन कई गंभीर चुनौतियां भी इसमें क्या है, सामने है। मत्स्य उत्पादन, फिश फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर जो है क्या किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है सरकार लगातार कई सारे प्रयास भी कर रही है। और सी में जो प्रोडक्शन होता है फिश का, उसमें कई सारी जो है मेरिट और डिमेरिट भी होती हैं, तो उसको लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन हमारे यहां पर जो एक्वा कल्चर है, जो सी फार्मिंग है, वो बड़ी तेजी से विकसित हो रही है अपने आप, और वैश्विक पटल पर ग्लोबली हम इसमें जो है बहुत आगे हैं अपने आप पे, राइट।
अगर हम इंडिया की कंडीशन की बात करते हैं तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है जलीय कृषि उत्पादक है, यानी कि एक्वाकल्चर प्रोडक्शन वाला है देश है। यह एक बड़ी बात है, इसको आप अपने मेंस आज में इस डेटा को नोट कीजिएगा। दूसरा, 2022-23 में कुल उत्पादन जो है 17.54 मिलियन टन था इसमें, ठीक है, यह बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। और ये इस डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर जो है कैप्चर फिशरीज जो है 92.53 मिलियन टन थी और एक्वाकल्चर 130.9 मिलियन टन रिकॉर्ड अपने आप में ये काउंट किया गया है। तो ये डेटा आप चाहें तो इसको काउंट कर सकते, मतलब लिख सकते हैं अपने उसमें। इसके लिए कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जैसे कि ICAR फिशरीज संस्थान, MPEDA जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, NFDB ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके लिए काम करता है। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी भी है जिसको CAA बोलते हैं, CA वाला C नहीं है, दूसरा वाला C है, ठीक है, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो इसमें जो है काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं के नाम आप जो है लिख सकते हैं। प्रमुख सरकारी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं इसके लिए, जैसे कि आपका ब्लू रिवोल्यूशन चलाया जा रहा है, नीली क्रांति आप जानते होंगे, इसके लिए आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, यह भी चलाई जा रही है और इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब जरा मुझे बताओ कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर दो, चाहे सर्च करके दो, लेकिन दो। देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भाई साहब उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एग्जाम में यही वाला प्रश्न पूछ ले आपसे, तो अभी नहीं दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा और आ गया प्रश्न और एक ही प्रश्न की वजह से आपका प्री नहीं रुका तो सर पे हाथ रखोगे और रोगे। इसलिए अच्छा है कि तुरंत सर्च कीजिए और मुझे तुरंत बताइए ऑन स्पॉट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तुरंत गूगल कीजिए, ChatGPT कीजिए, मुझे बताइए, फटाफट बताइए जल्दी से। देखते हैं कितने बहादुर लोग हैं आज। मैं रुकता हूं 1 मिनट के लिए और मैं आपके आंसर का मैं वेट करता हूं। बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर, जल्दी से बताइए बॉस, मुझे आपके आंसर का क्या रहेगा, वेट रहेगा, इंतजार रहेगा। बताइए जी कैसे हैं आप लोग और इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं नहीं बता रहा, आपको ही बताना है। देखते हैं कितने होशियार हैं आप लोग और कितना जल्दी आप चीजों को बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, सर्च करना तो गूगल पे आता होगा, नहीं आता है? आता होगा ना, तो बस अब बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर। चलिए ठीक है, अभी मैं कमेंट आपके सबके देख लूंगा। चलिए, तीसरा, मत्स्य सेवा केंद्र की स्थापना भी की गई इसके लिए और अन्य प्रोग्राम भी जो है आपके यहां पर लिखा है। इन सारे सरकारी कार्यक्रमों को आप जो है लिख सकते हैं कि किस प्रकार से हम मत्स्य उत्पादन में, यानी कि फिशरीज उत्पादन में हम इसका काम करते हैं। ये सरकारी, इन पर अलग अलग आपके शॉर्ट नोट भी आते हैं लिखने के लिए, इसलिए इनको अलग से आप लोग क्या करेगा, इनकी सबकी शुरुआत कब कब हुई, क्या क्या इनके उद्देश्य आदि हैं, इनको आप लोग टास्क के रूप में लिख लीजिए कि इनको आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मछली उत्पादन में, फिश जो है क्या कहते हैं फार्मिंग में, अपने आप में फिश प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, यह भी आप लिखिएगा, जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा या अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि इसमें कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, राइट, ठीक है। विश्व में तो हम अग्रणी हैं नो डाउट, लेकिन इंडिया में कौन सा स्टेट इसमें आगे है, यह भी बताइएगा मुझे आप लोग, ओके। चलिए, चुनौतियां इस चीज को लेकर के, जैसे कि पर्यावरणीय चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, ओवर शिफ्टिंग है, अपने अतिदोहन है अपने आप पे, तटीय और समुद्री आवासों का क्षरण हो रहा है, जल प्रदूषण बड़ी समस्या अपने आप में, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैसे कि साइक्लोन और समुद्री स्तर में वृद्धि आदि भी अपने आप में फिश प्रोडक्शन में अपने आप में एक घातक चीजें हो रही हैं। ये एनवायरमेंटल जो है अपने आप में जो है चुनौतियां हैं, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी हैं, यानी कि सोशल और इकोनॉमिकल जो है चीजें हैं भी हैं, इसमें दिक्कत करती हैं, यानी कि छोटे पैमाने के मत्स्यकों को, मत्स्य मतलब जो मछली पालन वाले होते हैं, लोग होते हैं, को तकनीकी, वित्त और मार्केटिंग कमी हो अपने आप में, तो इनके लिए मार्केट को उपलब्ध कराना, टेक्नोलॉजी को देना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना और जो मार्केट है उसको उपलब्ध कराना, ताकि अगर ये फिश प्रोडक्शन करें तो उसको भैया सेल करने के लिए कोई मार्केट तो हो अपने आप में। अब पैदावार खूब हो गई, मतलब कि उत्पादन हो गया मछलियों का, लेकिन अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या कीजिएगा, तो ये चिंताजनक बात है अपने आप में। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है अपने आप पे, कोल्ड चेन की कमी है अपने आप में, उच्च पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं अपने आप में। तो ये सारे चीजें यहां पे जो हमने लिखी है, इसको एक एक करके आप लिखेंगे तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए, शासन प्रबंधन चुनौतियां अपने आप में, ये भी इसके कई सारे पॉइंट यहां पे लिखे गए, आप इसको उठा सकते हैं। FAO का योगदान भी है, क्या है ये देखो,
विया बंगाल प्रोग्राम यानी कि छोटे पैमाने की मत्स्य गतिविधियों का विकास, समुद्री सुरक्षा, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, ये सारे पॉइंट आप मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखिएगा तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं इसको, ये आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार और पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, चलिए ये सब अवसर अपॉर्चुनिटीज क्या है अपने आप पे, ये देखिए। तो वैल्यू एडिशन के रूप में निर्यात वृद्धि और मतलब निर्यात वृद्धि में एफएओ और भारत सरकार का 2025 का थीम है अपने आप में। और ब्लू इकोनॉमी में तेजी के लिए भारत 7,000 किलोमीटर तटीय रेखा विशाल बड़ी संपत्ति है अपने आप, यानी कि जो है आप या EEZ जो आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये अपने आप पे भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। तो ये अवसर है हमारे इस रूप में, इन अवसरों को भी आप लिखिएगा। ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में, रोजगार सृजन हो गया अपना अपने आप में, और कई सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। और अगर वे फॉरवर्ड यानी कि आगे के राह में क्या बात करेंगे तो विज्ञान आधारित स्टॉक मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, MCS और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को सही से किया जाए, यानी कि डिजिटल कैश डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आदि हो इसमें। और ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं आप एक एक करके। ठीक है, सतत और जलवायु लचीला एक्वाकल्चर पर हम काम करें, छोटे मत्स्यों का समावेशन हो अपने आप में, ग्रीन पॉट्स और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। तो ये सारे पॉइंट जो है आप इसमें किसमें लिख सकते हैं, ये आपके क्या हो गए अवसर में, यानी कि अवसरों में, और उसके बाद फिर आगे की राह में कि हम आगे भविष्य में हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, बस अब आप बताइए प्रश्न इस पर। ये सब आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा, तो इसलिए मेंस की प्रोसेस को रेडी कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। विश्व मत्स्य दिवस 2025 के अवसर पर FAO द्वारा भारत की किस पहल को समर्थन देते हुए सी फूड निर्यात में वैल्यू एडिशन पर जोर दिया गया है, बताइए। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, प्रमुख मत्स्य विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2020, क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, आप बताइए। देखते हैं कितने होशियार हैं आप लोग कि नहीं है होशियार। और तो होशियार तो हैं आप लोग, इतना तो मैं जानता हूं कि आप लोग जो है होशियार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी बताइए आप लोग कि क्या इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, है ना। होशियारता की कमी नहीं है आपके अंदर, बी होगा इसका आंसर। क्या होगा, बी या सी या ए होगा। इसमें आप में भी शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना, तो बी ही होगा। चलिए अब आइए एक पॉइंट और आपके सामने, दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण का संकट, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है अपने आप में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंडिया है, जो भारत हमारा है, वो वैश्विक लेवल पर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है अपने आप में। ठीक है, और नहीं अगर हम पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में आपका दक्षिण एशिया हो गया, और दक्षिण एशिया के साथ साथ में जो है आपका इधर पे भारत हो गया। भारत में फिर आपका दिल्ली बेंगलुरु जैसे एरिया जो हो जाएंगे वो बड़े पॉल्यूटेड आते हैं अपने आप पे। पॉल्यूशन सिर्फ उसी देश के कारण नहीं होता है, एक बात ध्यान समझिएगा मेरी बात आप। फॉर एग्जांपल के लिए कि एक कोई ये एरिया है, ठीक है, और ए नाम का कोई देश या कोई शहर कुछ भी मान लीजिए, यहां पर अगर माना कि कुछ इंडस्ट्री लगी हुई है अपने आप पे, ठीक, कुछ इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, और एक पड़ोस में कोई देश कोई शहर और है कोई माना बी नाम का, ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, माना कि इंडस्ट्री आदि लगी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि यहां पर इंडस्ट्री कम हो, माना कि यहां पर 5 इंडस्ट्री लगी है और यहां पर माना कि 10 इंडस्ट्री लगी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि इन 5 इंडस्ट्रीज की वजह से हो सकता है कि यहां पर इतना पोल्यूशन ना हो, लेकिन इनकी वजह से यहां पर पोल्यूशन हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, कि सर इंडस्ट्री तो यहां 10 लगी हुई है, हमारे यहां 5 लगी हुई है, तो यहां पर तो कम होगा यहां पर ज्यादा होगा, ये कैसे? क्योंकि हवाओं का खेल इसमें बहुत रहता है बॉस, ये बात समझिएगा ध्यान से। अब आप MSc वगैरह नहीं किए हैं, नहीं तो आप समझते कि किस प्रकार से चीजें होती हैं। हवाओं के माध्यम से आप देखेंगे तो ये जो क्या होता है, ये इनका जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे यहां पर ज्यादा आ जाएगा। सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस एयर के रूप में है वो हमारे यहां पे आ जाएंगे, इस वाले कंट्री या शहर जो भी कह लीजिए इसके पर दिखाई देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा या आपका जो है खासकर पंजाब, ठीक है, या सम एरियाज ऑफ यूपी के में अगर पराली जब जलाई जाती है, ठीक है, तो पराली जलाने का जो इंपैक्ट होता है वो कहां देखा जाता है, आपके दिल्ली में देखा जाता है, क्योंकि हवाएं जो है क्या होती हैं पंजाब हरियाणा से होते हुए आपके दिल्ली में प्रवेश करती हैं अपने आप पे, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि दिवाली से ही बहुत बड़े स्तर का जो है धुंध छा जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत डाउन चला जाता है अपने आप पे, आप देखे होंगे, है ना। तो ये क्या होता है, हवाओं की प्रभाव से होता है। इसलिए जो दक्षिण एशिया के जो कंट्रीज हैं अपने आप में, उनमें एयर पोल्यूशन अपने आप एक बड़ी समस्या के रूप में इस समय जो है देखने को मिल रहा है, और इसीलिए क्या भी चर्चाओं में रहा है, ठीक है।
तो दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। केवल दिल्ली ही नहीं, दक्षिण एशिया का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भी गंभीर वायु प्रदूषण का सामना अपने आप में क्या है कर रहा है। ये सारे कंट्रीज इसमें बहुत इफेक्टिव हैं। यह समस्या दरअसल सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि क्षेत्रीय, रीजनल भी है अपने आप में, और जहां हवा और प्रदूषक सीमाओं को पार कर जाते हैं अपने आप पे। जो भी पॉल्यूटेंट होंगे अपने आप पे वो स्थिर नहीं रहते हैं। पॉल्यूटेंट क्या रहते हैं? एयर में रहते हैं, तो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाते रहते हैं, रन करते रहते हैं। किसके माध्यम से? एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से, ठीक है ना, विंड के माध्यम से। चलिए, दक्षिण एशिया में क्या हो रहा है? तो दिल्ली और अगर लाहौर की बात करते हैं तो दोनों शहर लगातार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से बने हैं अभी। ये एक बड़ा डेटा आपके सामने आ रहा है। हवा के प्रवाह में बदलाव से प्रदूषण सीमा पार कर एक देश से दूसरे देश में चला जाता है अपने यहाँ पे। हमारे यहां पर तो पोल्यूशन जो है सो है, लेकिन दूसरे कंट्री से भी कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर ये बात आप समझिए कि जैसे एसी ड्रेन होता है, एसी ड्रेन में आप देखते होंगे ये एक बड़ा इंपैक्ट होता है एसी ड्रेन का, कि कंट्री में कई बार क्या होता है, एसी ड्रेन ए नाम की कंट्री है और एसी ड्रेन माने कि कंपनीज यहां पर हैं, यहां पर जो है सल्फर और जो है क्या नाइट्रस ऑक्साइड यहां पर खूब ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एसी ड्रेन यहां पर ना होकर के इस कंट्री में हो रही है। भले ही यहां पर जो है सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि हवाएं यहां से यहां आती हैं अपने आप पे और फिर यहां पर एसी ड्रेन करती हैं। ठीक उसी प्रकार से हवाओं का खेल मतलब पर्यटन के रूप में होता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। एसी ड्रेन चर्चाओं में आ गया तो सुन लीजिए, एसी ड्रेन आपके एग्जाम के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है एसी ड्रेन, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बांग्लादेश की बात करते हैं तो सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट से बहुत खराब स्थिति में है यहां बांग्लादेश में, और सड़क, धूल, कंस्ट्रक्शन, ईंट भट्ठे, वाहन उत्सर्जन प्रमुख इसके कारणों में से एक आते हैं कहां पर? बांग्लादेश में, ठीक है। नेपाल की अगर बात करते हैं तो हर साल जो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अनहेल्दी श्रेणी में है, अपने आप में खराब स्थिति में है। पूरे दक्षिण एशिया में यह सीमा पार प्रदूषण, ठीक है, की समस्या अपने आप में बड़ी विकट है अपने आप पे। प्रदूषण के कारणों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एंथ्रोपोजेनेटिक कारक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं अपने आप में। भाई एंथ्रोपोजेनेटिक कारक भी विद्यमान होते हैं, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो मानव गतिविधियों के माध्यम से होते हैं पोल्यूशन, और नेचुरल जो कि प्राकृतिक होता है। मानव जनित कारकों में अगर देखेंगे तो उद्योग एवं बिजली संयंत्रों का उत्सर्जन जो होता है उससे पोल्यूशन होता है। वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आ गई तो ध्यान सुन लो, क्या CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बड़ा हानिकारक होता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे HB के साथ मिलकर के हीमोग्लोबिन नामक का एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक का एक पदार्थ बनाता है जो ऑक्सीजन की वहन क्षमता को डाउन कर देता है। बड़ा खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड भाई साहब, ठीक है। और ईंधनों के जो है दहन से उत्पन्न होता है। सिगरेट आदि में भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो सिगरेट आप पीते हैं उसमें कई सारी जहरीली गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, पराली और कचरा जलाना यह भी मानव जनित कारकों में से एक आता है अपने आप में। ठोस ईंधन का घरेलू उपयोग जो किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन और धूल आदि भी इसके प्रमुख कारण हैं किसके? पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के। अगर हम नेचुरल कारकों की बात करते हैं, प्राकृतिक और भौगोलिक कारणों की बात करेंगे तो इंडो गैंगटिक प्लेन की स्थिर टोपोग्राफी में ठंडी हवा, कम वेंटिलेशन, अपने आप में प्रदूषकों का फंसना, कम गति की हवाएं, क्षेत्रीय हवा का एक दूसरे से देशों में प्रवाह, यानी कि एक देश में पोल्यूशन हो रहा है, यहां से यहां चला गया, तो प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है अपने आप पे। नेचुरल कारक है इसमें। भाई हवाओं को तो हम नहीं रोक सकते हैं ना भाई, ए भाई तुम वहां नहीं जाओ, यहां उड़ो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हवाओं को कोई नहीं रोक सकता है। हवाएं, ये हैं हवाएं। एक सीरियल आता था पहले, ये हवाएं, देखा आप लोगों ने? बड़ा खतरनाक था, ठीक है। अच्छा, एक सीरियल आता था रात में 10:30 बजे DD1 पर, आप बीती। किसने देखा है? आप बीती, शकलक बुम बुम, शक्तिमान, जूनियर जी, है ना। और एक सीरियल और आता था, पता नहीं क्या, देखो नाम नहीं आ रहा मुझे। 90s के हम लोग हैं तो हम लोग जानते होंगे, आज के बच्चे तो जानते भी। आज के बच्चे क्या जानते हैं? छोटा भीम, बड़ा भीम, और हेंटोपोस्टम, प्रतिपोस्टम, टार्कोस्टम, न जाने कौन कौन से अंग्रेजी में नाम रहते हैं, वही सब बच्चे देखते हैं। क्या कीजिएगा, फिर वैसे ही कार्टून नेटवर्क बन भी जाते हैं बच्चे आजकल के, है ना। चलिए, क्या कीजिएगा। मेरा एक छोटा जो दीदी का बेटा है तो उसने कार्टून देख लिया, फिर कुछ भी बात हो, मैं खाना चाहूंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं खाना नहीं खाना चाहूंगा। मैंने कहा भाई ये तुम क्या सीख लियो यार, गजब खलीफा आदमी हो तुम। कह रहा है कि मामा जी मैंने सीख लिया। मैंने कहा सीखे हो? कह रहा मामा जी बस मैं जानता हूं, बहुत होशियार हूं। मैंने कहा बस ठीक है, लगे रहो। राजनीतिक कारण, सीमा पार समन्वय की कमी। देखो पॉलिटिकल रीजन, पॉल्यूशन को बढ़ाने घटाने में भाई साहब पॉलिटिकल रीजन भी होता है। आप कहेंगे भाई साहब ई कैसे होता है? क्या रीजन? जैसे कि
सीमा पार समन्वय की कमी होती है, अल्पकालिक उपायों पर निर्भरता होती है और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है अपने आप पे। वैसे अगर कहीं पर कोई पॉल्यूशन आदि किसी एरिया से, माना कि कोई ए नामी कंट्री, फॉर एग्जांपल ए नामी कंट्री है और ये बी नामी कंट्री है, अब इसकी सीमाएं यूं लगी हैं और इसकी सीमाएं यूं लगी हैं। अब ए नाम की सीमाओं पर ही सारी इंडस्ट्री इन्होंने लगा रखी है बाय द वे, फॉर एग्जांपल के लिए। तो यार एक काम करो भाई, अगर आपके नजदीक में कोई कंट्री है और हमारे यहां से यहां आ रही है, तो भाई एक काम करो, अपनी दिशा को चेंज कर लो, उधर लगा लो, ठीक है। या जब चिमनियों से जब धुआं निकलता है, ध्यान सुनिएगा मेरा, जब चिमनियों से धुआं निकलता है तो यहीं पर उसको कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी आती है, आप वो लगा लो बस, तो नहीं होगा अपने आप में। अगर किसी कंट्री में स्टेट वाइड पोल्यूशन हो रहा है, जैसे पराली की समस्या दिल्ली में खूब देखी जा रही है, तो पराली की समस्या को उसका निदान किया जाए। पॉलिटिकल रीजन होता है, अब किसान दुखी हो जाएंगे, इसलिए सरकार इस पर काम नियंत्रण नहीं रखती है। तो हालांकि अभी पराली जलाने पर जुर्माना आदि है अपने आप, लेकिन फिर भी सरकार इस पर काम नहीं करती है। तो पॉलिटिकल जो रीजन होता है वो भी एक बड़ी समस्या के रूप में है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीति इच्छा शक्ति की कमी का मतलब हो गया कि सरकार अगर प्रॉपर स्तर पर प्लांटेशन लगाए, फॉरेस्टेशन करे अपने आप में, तो पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर सकते हैं हम। ग्रीन प्लांट्स, बड़े प्लांट्स जो कि ग्रीन मफलर का काम करते हैं। कौन सा सुना ना आपने, ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर दरअसल ध्वनि प्रदूषण को भी जो है क्या कहते हैं, कंट्रोल करता है, और एयर पोल्यूशन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है अपने आप में। तो ऐसे प्लांट्स को लगाया जाए। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो चीजें अच्छी होंगी, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होगी तो दिक्कत होगी अपने आप पे, ठीक है। चलिए, दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण आंकड़ों का महत्व देखिए। वर्ल्ड बैंक 2023 विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 जो है आपके दक्षिण एशिया से हैं। ये 23 में वर्ल्ड बैंक ने डेटा जारी किया था। WHO, वायु प्रदूषण जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और उत्पादकता पर सीधा प्रभाव डालता है, WHO की बात ही कह रहा है, ठीक है। समस्या क्या है? भारत और दक्षिण एशिया की प्रदूषण समस्या स्थानीय नहीं बल्कि एयर शेड समस्या, यानी कि ये क्या है, ये जो है, जो एक देश से दूसरे देश की जो हवाएं आती हैं उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका समाधान सिर्फ दिल्ली या किसी एक शहर में उपाय करके नहीं होगा अपने आप पे, ठीक है। ये इसको पॉलिटिकल लेवल पर जो है इसको सही करना पड़ेगा। आगे का रास्ता क्या है? तो समाधान 3 स्तरों पर निकलता है। नंबर 1, शासन एवं नीति सुधार किया जाए अपने आप में, तो समाधान निकलेगा अपने आप। इसको पढ़ लीजिएगा आप एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। सतत विकास मॉडल को प्राथमिकता दी जाए अपने आप में, ठीक है। और शहरी हर क्षेत्रों में वृद्धि हो जाए। निर्माण स्थलों और धूल नियंत्रण के कड़े मानक बनाए जाए। मजबूत संस्थागत ढांचा विकसित किया जाए, यानी कि उद्योग उत्सर्जन की सख्त निगरानी हो अपने आप पे। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन हो अपने आप में, यानी कि पराली समाधान हो। क्लाइमेट रेसिलिएंट शहरी योजना हो। स्वास्थ्य केंद्रित विकास नीतियां चलाई अपने आप पे। तो ये कुछ चीजें अगर इनके माध्यम से हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा आपके सामने प्रश्न, बताइए दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण को एयर शेड समस्या क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रदूषण का स्रोत केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, क्योंकि हवा के प्रभाव के कारण प्रदूषक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाएं पार करते हैं। सी, क्योंकि वायु प्रदूषण केवल औद्योगिक गतिविधियों के कारण होता है। और डी, क्योंकि केवल दिल्ली और लाहौर इस समस्या से प्रभावित हैं। अब आप बताइए कि क्या इसका होगा एग्जैक्टली उत्तर? बहुत आसान सा इसका उत्तर है, बताइए भाई साहब, क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर? बताइए। इसका जो आंसर एग्जैक्टली हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा भैया आपका, क्या कहते हैं, ये वाला बी वाला। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो। केरल में नदी, क्या केरल में नदी रेत पर प्रतिबंध और बढ़ता स्टोन क्वारिंग संकट अपने आप में ये एक बड़ी समस्या के रूप में आपके सामने उभर रहा है अपने आप में। यानी कि जो हम नदी की रेत को जो हम लोग जो है क्या कहते हैं खनन करते थे, उस पर जो है अब रोक लगा दी गई है। और रेत की खनन पर अगर रोक लगाने से क्या हो रहा है, जो आर्टिफिशियल जो रेत आज जो स्टैंड होती है उसकी डिमांड बढ़ गई है अपने आप पे, है ना। तो ये कुछ डेटा आदि इस पर आया हुआ है। और खनन आदि पर नदियों के गाद आदि निकालने को लेकर के आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से रेडी करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ न्यूज रही है इसमें, ठीक है। केरल सरकार ने जनवरी 2016 में नदी की रेत, रिवर जो सैंड होती है, के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि नदियों का क्षरण रोका जा सके। यानी कि जो नदियां इससे नुकसान, रिवर सैंड को निकालने पर बहुत प्रकार का नुकसान होता है। इस पर हरिद्वार में भी एक देखो साधु थे, महात्मा थे, मुझे याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, उस समय मुझे याद था 2010-11 की बात है। वो खूब आमरण अनशन किए थे रेत में जो खनन किया जाता था, मतलब जो खनन गंगा में जो किया जाता था। फिर शायद वो एक्सपायर भी कर लिए गए थे। स्वामी नित्यानंद थे या क्या नाम था, उसको ध्यान एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। स्वामी शिवानंद थे शायद, आई थिंक, है ना। स्वामी शिवानंद हरिद्वार में बड़ा बेहतर काम उन्होंने किया था इसको लेकर के। चलिए, तो
ताकि नदियों का क्षरण यानी कि नदियों को बचाया जा सके अपने आप में, इकोसिस्टम को बचाया जा सके, अपरदन यानी कि इरोजन जो होता है, नदी तट का ढहना और जल प्रवाह में बदलाव कम किया सके। यानी कि क्योंकि जब खनन आप करते हैं तो बाढ़ आदि की समस्याएं बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर हो जाती हैं, ठीक है, और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसकी डाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है, कई सारे नुकसान जो है नदियों में खनन करने पर होते हैं, रेत खनन करने पर, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने रोक लगाया था। परिणाम क्या हुआ, जब केंद्र सरकार ने इस पर रेत खनन पर जब रोक लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यह निकला कि रेत की सप्लाई रुकने के बाद निर्माण क्षेत्र में एम सैंड यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड जो सैंड है उसकी मांग बढ़ गई। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई नदी है, इस नदी से आप क्या कर रहे थे? रेत निकाल रहे थे बहुत सारा, ठीक है, और जो खनन माफिया होते हैं अपने यहाँ पे, अगर केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, तो रोक लगा दिया तो क्या हुआ, जो एम सैंड होते हैं, इसको मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहते हैं, एम सैंड की डिमांड क्या होगी? बढ़ गई। क्योंकि भैया नेचुरली तो आप निकाल नहीं पाए, तो एम सैंड की डिमांड बढ़ गई। और एम सैंड कहां से आता है? एम सैंड जो ग्रेनाइट आदि होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर आदि होते हैं, उनसे उनको तोड़ करके जो है ये एम सैंड बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सैंड बनाई जाती है अपने आप। तो इसकी डिमांड क्या हुई? बढ़ गई अपने आप में। तो लिखा भी यहां पे कि एम सैंड पत्थरों यानी कि ग्रैंड आदि को तोड़ करके तैयार की जाती है, इसलिए स्टोन क्वारिंग में भारी वृद्धि हो गई अपने आप पे। तो ये पॉइंट अपने आप पे क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टोन क्वारिंग क्या होता है? स्टोन क्वारिंग वह प्रक्रिया है अपने आप पे जिसमें पृथ्वी की सतह से पत्थरों को खोद करके, काट कर या विस्फोट करके निकाला जाता है, ताकि उनका उपयोग निर्माण कार्यों में किया सके। भाई एम सैंड की मांग बढ़ गई, और एम सैंड कैसे होगा? एम सैंड होगा स्टोन क्वारिंग से अपने होगा, क्वारिंग से होगा। और स्टोन क्वारिंग क्या होता है? जब हम पृथ्वी की सतह से पत्थरों को निकालेंगे। भैया एम सैंड कहां से निकलेगा? भाई पत्थर को तोड़कर निकालेंगे, और पत्थर कहां से आएगा? जब हम पृथ्वी की सतह को तोड़ेंगे, खोदेंगे, तब निकलेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रक्रिया जो अपनाई गई खनन को रोकने की, उससे क्या हुआ, एम सैंड की मांग बढ़ी, और एम सैंड के मांग के बढ़ने पर स्टोन क्वारिंग की प्रक्रिया बढ़ गई। यानी कि इससे अब क्या हुआ, लोग जो है विस्फोट आदि करके, काट करके पत्थर जो है जमीन को, और फिर बड़े बड़े पत्थरों को निकालना शुरू कर दीजिए। हालांकि इसका बड़ा निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा अपने आप में, यह भी खतरनाक हुआ अपने आप में। यह पत्थर आमतौर पर ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और बेसाल्ट स्टेट आदि का हो सकते हैं अपने आप में, ठीक है। चलिए, रेत खनन समस्या क्यों है अपने आप में? क्योंकि क्या है, इसका एक बड़ा कारण क्या है, पर्यावरणीय नुकसान होता है। नदी की गहराई चौड़ाई बदलती है, नदी किनारों का कटाव, जल प्रवाह अवरुद्ध होता है, मछलियों के प्रवास माइग्रेशन में बाधा उत्पन्न होती है, जल जीव जो होते हैं का क्षरण होता है, जिसे अपने आप में कई प्रकार के जीव जंतु इसमें जो है क्या होते हैं, मर जाते हैं, और मछलियों का मार्ग आदि होता है क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। क्योंकि सैंड अगर आप निकाल दो, गाज निकाल दोगे उसकी, तो नदी का जो रास्ता है वो बदल जाता है, बाढ़ आने लगती है, बहुत प्रकार के नुकसान जो है इस सैंड के जो खनन होता है उसके करने से होता है। तो ये पर्यावरणीय नुकसान खूब होता है अपने आप पे। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होता है? छोटे मछुआरों, समुदाय, ठीक है, स्थानीय आजीविका पर असर पड़ता है, संसाधन संघर्ष जो है अपने आप पे बढ़ जाता है, ठीक है। एम सैंड की बढ़ती मांग और नई चुनौतियां अपने आप पे, यानी कि भारत में निर्माण क्षेत्र के विस्तार, शहरीकरण, समुद्री नदी रेत की घटती उपलब्धता के कारण एम सैंड की मांग लगातार बढ़ रही है। परंतु एम सैंड उत्पादन बड़ी संख्या में ग्रेनाइट खदानों की मांग बढ़ाता है, पहाड़ी पास्की पर दबाव डालता है, और जैव विविधता को खतरा पहुंचाता है। भाई एम सैंड की डिमांड बढ़ेगी, आप पत्थर ढूंढोगे, पत्थर कहां ढूंढोगे? पहाड़ों पर जाओगे, पहाड़ों पे विस्फोट करोगे, आप पहाड़ों को सीना चीरोगे, तो क्या होगा, पूरी इकोसिस्टम हमारी डिस्टर्ब होगी। और जो है, जो आप बिजली फटने से लेकर के अलग जो घटनाएं देखते हैं, वो इन्हीं सब कारणों से होती है अपने आप में। और इसके मूल कारणों में क्या है? बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। रेत क्यों मंगाई जा रही है? घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो सैंड की आवश्यकता हो रही है। सारी जड़ों के मूल में क्या है? पॉपुलेशन, बढ़ती डिमांड, और इंसान की जो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है अपने आप में, ये इंसान को जो है मृत्यु लोक पहुंचा देगी। उपभोक्तावादी संस्कृति, हम बस हाई पैसा, हाई बिल्डिंग, सोना भाई साहब 4-5-6 फीट के बेड पे है, एक पिलो, एक बेडशीट और एक नॉर्मल ओढ़ने वाला ब्लैंकेट, और अपने आप में एक अच्छा सा कमरा और एसी और पंखा कूलर जो भी होगा, बस इतना चाहिए। चलने के लिए गाड़ी, चाहे फॉर्च्यूनर से चलो, चाहे अल्टो और स्विफ्ट डिजायर से चलो। लेकिन इंसान की जो है जो ख्वाहिशें हैं क्या हैं? जो 10 रुपए की चाय आप नॉर्मल पी लेते हैं, आप किसी ठेले पे खड़े होकर के, वो चाय आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे भाई साहब, एक हमारे यहाँ जानकीपुरम में है एक जो है कैफे, नाम मैं नहीं लूंगा, तो वहां पे जो है आई थिंक 70-90 रुपए की चाय है। गया मैं एक दिन पीने, तो मैं था, मेरा दोस्त था, तो उसको दिया मैंने चाय। मैंने कहा तुम जानते हो कितनी चाय पी रहे? बोले कितनी चाय? मैंने कहा
शायद 80 या 70 की चाय है। तो मैंने कहा तुम 7 या 8 चाय तुम पे 7 चाय पी रहे हो, 8 चाय पी रहे हो एक साथ में। बोले 8 चाय पी रहा हूं। मैंने कहा हाँ। बोले कैसे? मैंने कहा 70 या 80 रुपए चाय है ये, और 10 रुपए की हम चाय बाहर पीते हैं, तुम इससे पी रहे हो। मैंने कहा अच्छा जी। अच्छा गजब बात ये देखो कि चाय भाई साहब वो लेके आएंगे केतली में, सफेद 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 कलर का, नीचे केतली होगा, ऊपर ग्लास होगा, और उसमें फिर साथ में लेके आएंगे 2 छोरे गोल गोल सा चौड़ा चौड़ा सा शुगर क्यूब, उस बोलते जो भी बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या बोलते हैं, शुगर क्यूब शायद बोलते होंगे, है ना। अब मैं जब बात हूं, जैसे तुम पियोगे या तो उसमें चीनी और इसमें चायपत्ती खूब ज्यादा होगी या तो एकदम कम होगी, और चीनी की मात्रा ऐसे लगेगी कि बिना चीनी डाले ले आए हैं आप। अब आप क्या करो, उस पैकेट को फाड़ो, या एक तो लिक्विड, एक तो आती है वो बुरादा वाली आती है शुगर, एक आती है वो आजकल वाली क्यूब वाली आती है ना, उसको उठाओ उसे स्पून से। अब हाथ से भी लोग उठाते हैं, उसको स्पून से उठाते हैं भाई साहब, स्पून को डालेंगे अपने चाय में, फिर उसको अब घुलेगी नहीं, फिर घंटा उसको घुलाएंगे, घुमाएंगे। अब घुमाएंगे तब तक चाय आपकी ठंडा जाएगी, ठंडी हो जाएगी, सिंपल बात। घुमाओगे तो सिंपल सी बात है कि चाय ठंडी हो जाएगी। अच्छा तुमको अगर चीनी डालना ही था, तुमको घुमाना ही था भाई साहब, तो तुम रेस्टोरेंट में कहा गए पी लेते। एक तो तुमने 80 रुपए चाय दी, ऊपर से चीनी भी हमसे डलवा रहे हो, ठंडी करवा दे रहे हो चालक से, और चाय तुमने मांगा अभी सर चाय चाहिए मुझे बेटर से, और 1 घंटा बाद चाय लेके आएगा तुम्हारे पास, लेके आएगा। बताओ, तो ये जो चीजें हैं अपने आप में बड़े बड़े लोगों के जो क्या है नुक्से हैं अपने आप में, क्या कीजिएगा। तो आम इंसान और खास में कोई अंतर होता नहीं है। जो चाय हम 10 रुपए पीते हैं वही चाय उससे घटिया चाय, मतलब हम तो बहुत अच्छी चाय पीते हैं ठेले पर, उससे घटिया चाय लोग 500-600 रुपए पीते हैं भाई साहब। सही बता रहा हूं मैं आपको, क्या कीजिएगा। चलिए क्या कर सकते हैं, क्या समाधान है इसका, ठीक है। इसलिए आम इंसान बन के रहो ना, ग्राउंड टू अर्थ रहो। आम इंसान बन के रहिएगा ना बॉस, तो खुश रहिएगा। कहीं भी जाइए मदमस्त रहिए, कहीं भी सड़क पे भुट्टा मिल रहा है खाइए आराम से नमक लगा के, है ना, कहीं भी मूंगफली लीजिए अपना खाइए जेब में डाल करके। आम इंसान बन के रहेंगे तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। और खास बनने की कोशिश करेंगे ना, खास मतलब खास बनिए, लेकिन मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाले खास की आई एम द फला फला फला, तो आप फिर कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्या समाधान है, ठीक है। विशेषज्ञ सुझाते हैं कि समाधान सतत होना चाहिए, यानी कि सतत खनन नीतियां बननी चाहिए, नियंत्रित और वैज्ञानिक रेत निकासी पर्यावरणीय मानकों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। भाई साहब आपके मेंस में और आपके निबंध में ये टॉपिक आता है। ये इतना बड़ा खर्रा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये ऐसे नहीं दे रहा, ये सब द हिंदू की न्यूज है, इसको पढ़ लो आराम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा, एम सैंड की बढ़ती मांग, ये हो गया, ये पहला तरीका हो गया इसका समाधान के अंतर्गत। दूसरा तरीका क्या है, वैकल्पिक निर्माण सामग्री, यानी कि रिसाइकिल्ड कंस्ट्रक्शन वेस्ट सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाए, उद्योग में हरित तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। वैज्ञानिक निगरानी, यानी कि जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग की जाए, क्वारियों के विस्तार पर सख्त नियंत्रण बढ़े, संरक्षित क्षेत्रों के पास खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए अपने आप पे। तो ये सारी चीजों के माध्यम से आप इस पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन है अपने आप में, पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप गया इसके सामने, आपके सामने प्रश्न, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। 25 रुपए की चाउमीन की प्लेट वहां पर कितनी मिलती है, 250 रुपए की। हक्का नूडल एक मिलता है, हक्का नूडल खाए आप लोग, हक्का नूडल। मैंने कहा यार यू कौन सा नाम है हक्का नूडल। चाउमीन के अलग तरीके हैं भाई साहब। एक दिन मैं गया रेस्टोरेंट में, चाउमीन के अलग तरीके। मैं कई बार जब रेस्टोरेंट जाता हूं तो मैं पूछता हूं, ये बताओ यार इसमें से सबसे बढ़िया क्या तुम्हारा बिकता है, सेल किसकी ज्यादा है तुम्हारे यहाँ पर। तो बोलता भैया सबकी सेल ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, ईमानदारी पूर्वक बताओ कि सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है। बोला यही डिमांड। मैंने कहा यही लाओ, देखो क्या है ये, टेस्ट करते रहना चाहिए ना, जाओ अलग अलग। केरल में जनवरी 2016 में नदी रेत खनन प्रतिबंध लगाने के बाद किस निर्माण सामग्री की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण स्टोन क्वारिंग में वृद्धि हो गई। फ्लाई एश ब्रिक्स या मैन्युफैक्चर्ड सैंड, यानी कि एम स्टैंड, या सीमेंट ब्लॉक्स, या फिर जो है ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। किसकी डिमांड बढ़ गई अपने आप में, किसकी मांग की वजह से जो है स्टोन क्वारिंग में वृद्धि हो गई, किसकी मांग से। अभी हमने आपको बताया था एम सैंड की डिमांड से, ठीक है। एम सैंड की डिमांड से स्टोन क्वारिंग में क्या हुई, वृद्धि हो गई, ठीक है। स्टोन क्वारिंग में अंतर पूछ सकता, मतलब स्टोन क्वारिंग और जो आपका खनन होता है उसमें अंतर पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, भारत में बाल न्याय व्यवस्था में 50% से अधिक मामले अभी लंबित हैं। जो अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024-25 की पहली ऐसी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें जो जुवेनाइल जो जस्टिस बोर्ड्स है की क्षमता, कार्यप्रणाली और लंबित मामलों के विस्तृत मूल्यांकन किया गया अपने आप पे। जो बच्चे अपराध की श्रेणी में होते हैं उनमें केस आदि के मामले में बड़ा मामला ढीला चल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 31 अक्टूबर 2023 तक जो है इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में 55% मामले लंबित हैं, यानी बच्चों से जुड़े आपराधिक मामलों में न्याय में गंभीर देरी हो रही है। ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। इनमें इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स के अंतर्गत जो है जो मामले पेंडिंग है
तो इस पर जो है न्यायालय को काम करना चाहिए अपने आप पे। ये एक बड़ी विडंबना है अपने देश की, है ना, क्या कीजिएगा। प्रमुख आंकड़े देखिए, लंबित मामले देश भर में 362 जो जेजीबी में से कुल जो है इतने मामलों में से 50% लंबित है अपने आप पे। सबसे ज्यादा लंबित मामले उड़ीसा में है, सबसे कम लंबित मामला कर्नाटक में है। औसतन हर जेजेबी पर 154 मामले लंबित रहते हैं। संस्थागत ढांचे की कमी है, यानी कि 24% जेजेबी पूरी तरह से गठित नहीं है, जो बेंच इनकम्प्लीट है अपने आप पे, जिसको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 30% जो है जो जेजेबीज हैं उसमें कानूनी सहायता केंद्र की नहीं है, लीगल सर्विस क्लिनिक जो है उसमें नहीं उपस्थित है, इन पर भी काम करना चाहिए। देश के 765 जिलों में से 92% में जेजेबी बने हैं, लेकिन उनका कार्य क्षमता स्तर असमान है, डेटा की भारी कमी है, ठीक है। ये सारे रीजन जो है आप यहां पर देख सकते हैं अपने आप पे, ठीक है। तो आप देखिए कि आईजीआर को जो है अध्ययन के लिए 25+ आरटीआई डालनी पड़ी, 11% आरटीआई सीधे खारिज हो गई, 20% पर कोई जवाब नहीं दिया गया, 29% जिलों को स्थानांतरित हो गए और 30% राज्य स्तर पर जवाब मिला अपने आप पे। ये डेटा जो दिया गया है, ठीक है। इस पर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। और ये दर्शाता है कि पारदर्शिता और डेटा साझा करने की संस्कृति बेहद क्या है, कमजोर अपने आप पे। अपराध डेटा जो एनसीआरबी रिपोर्ट जारी करती है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि 40,036 किशोरों को 2023 में पकड़ा गया, 31,355 मामलों में आरोप तय हुए हैं। चुनौती क्या है, देखिए चुनौती सारी लिखी गई है कि इंटर एजेंसी समन्वय की भारी कमी है अपने आप में, ठीक है। और ये एक बड़ा विडंबना है अपने देश में। स्टाफ की कमी है भाई साहब, बाल अनुकूल प्रणाली की कमी है अपने आप पे, और फंड और मॉनिटरिंग की भी कमी है अपने आप पे। इसलिए जो है इस प्रकार की जो है चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। बाल अपराध न्यायालय जो होते हैं उसमें दिक्कतें आपके सामने देखने को मिल रही है। तो ये चीजें हैं, और इस पर आपके एग्जाम में मेंस पर और मेंस में, प्री में और आपके एसए में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा सकता है, और आल्सो इंटरव्यू में, ठीक है, कि भाई क्यों पेंडिंग है केसेस, क्या रीजन है इसके पीछे। तो ये सारी बातें आप एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बड़े मुद्दे हैं, न्याय में देरी है, ठीक है, कानूनी सहायता व्यवस्था कमजोर है अपने आप पे, डेटा की कमी है, ये सारे पॉइंट आप जो है एक बार पढ़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए प्रश्न इसके सामने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजीआर 2024-25 के अनुसार भारत में जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं अपने आप पे, बताइए। अभी हमने आपको बताया है 35 है क्या, ये है, यह है, आई थिंक ये होना चाहिए, क्या होगा 30, नहीं सॉरी, सी 55%, माफ कीजिएगा 55%। देखो हल्का सा अंतर हुआ, 5 और 5 का अंतर तो गलती हो गई, 55%। चलिए नेक्स्ट है, भारत अफगानिस्तान संबंध व्यापार और कनेक्टिविटी पर वार्ता भी हाल ही में हो रही है, बड़ी बात है अपने आप में। और अब क्या हो रहा है कि अभी हाल ही में बहुत कम दिनों के भीतर ही अफगानिस्तान के 2 मंत्री भारत की यात्रा कर चुके हैं, और अफगानिस्तान जो है भारत के क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है। हालांकि जो अखंड भारत हमारा था, उस अखंड भारत में क्या था, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल सब कुछ हमारा था, सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, दिक्कतें हुई, टुकड़े टुकड़े हुए भारत देश के, और किसे अपने ही लोगों का ना, ठीक है। और आज भी देश विरोधी गतिविधियों में बहुत सारे हमारे लोग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब इस पर कोई कमेंट यहां करना ठीक नहीं है, लेकिन आप सब कुछ जानते होंगे, है ना। देश को बर्बाद करने में किसी बाहरी का नहीं, अपनों का हाथ ज्यादा है। भाई तो होते बदतमीज हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ज्यादा चीजें खराब कर देते हैं, क्या कीजिएगा, ठीक है। देशद्रोह जो होता है ना एक शब्द, ये बड़ा खतरनाक होता है अपने आप पे, और यही अपने देश को लोग करते हैं। बहुत विडंबना है अपने देश की, है ना, कि खाते हम यहां के, गाते कहीं और की क्या कीजिएगा इसके लिए। खैर एनीवेज, तो अफगानिस्तान अभी भारत के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान के साथ खटपट चल रही है उसकी, है ना। अभी आपने देखा भी कि किस प्रकार से विरोधाभास हुआ था अपने आप में, और चाहता है अफगानिस्तान की वो हमारे यहां पर अफगानिस्तान में अपना जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करे, और चाबहार बंदरगाह को स्टार्ट करे अपने आप पे, उस पर उसका काम करे अच्छे तरीके से उस पर। तो कई सारे पॉइंटों पर आजकल चर्चा भी हो रही है, और उस पर भी बात जो है कही जा रही है। निश्चित तौर पर अफगानिस्तान के भारत इंपॉर्टेंट है, और भारत के लिए भी अफगानिस्तान क्या है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देश होने के नाते ये चीजें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं अपने आप पे, ठीक है। भारत ने हाल ही में अफगान जनता के लिए अपनी निरंतर समर्थन की पुनः पुष्टि की, और अफगानिस्तान के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने का आश्वासन दिया। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है, अलहाज नूरुद्दीन अजीजी से मुलाकात की, जो 1 महीने में भारत द्वारा मेजबानी किए गए दूसरे तालिबानी मंत्री हैं अपने आप, यानी 1 महीने में 2 मंत्री आ चुके हैं इंडिया। बताइए कितनी बड़ी बात है अपने आप, है ना। चलिए
बैठक में क्या चर्चा हुई? व्यापार व कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, यानी कि भारत अफगान लोगों के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे। व्यापार और अन्य लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। अफगानिस्तान के विकास और जनता के कल्याण के लिए भारत का समर्थन जारी रहेगा अपने आप में। अजीजी की प्रमुख मांगे, यानी कि जो मंत्री जी भी आए थे उनकी क्या डिमांड है भारत से, ये सुनिए। चाबहार पोर्ट का प्रभावी उपयोग अपने आप में, यानी कि भारत ईरान अफगानिस्तान का रणनीतिक तिरंगा, ठीक है, पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने का प्रयास। पाकिस्तान पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे और जो हमारा चाबहार बंदरगाह जो ईरान में उपस्थित है उस पर हम जो क्या करेंगे, अपने आप में काम करेंगे, ठीक है। तो ये इस पर काम जो है बात हो रही है, ठीक है। और कई सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। मुंबई के नहावा सेवा में व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अफगान व्यापारियों के लिए भारतीय वीजा प्रक्रिया तेज करना, अफगानिस्तान में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करना, ये क्या प्रमुख डिमांड है मंत्री साहब की जो अफगानिस्तान के आए हुए हैं, ठीक है। ये सारी बातें लिख लीजिए इसको। क्यों बैठक महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत अफगान रिश्तों में नई सक्रियता आई है, इसलिए बैठक यहां अपने आप में महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान से दूरी बढ़ा रहा अफगानिस्तान, इसलिए भी बड़ी बात है। पाकिस्तान के साथ हमारी भी नहीं बढ़ती भाई साहब। हालांकि तालिबान को अभी तक प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल दर्जा इंडिया ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमारी कनेक्टिविटी उसके साथ मजबूत हो रही है अपने आप पे, राइट। चलिए, चाबहार पोर्ट का महत्व बहुत है अपने आप में। भारत का ईरान में रणनीतिक निवेश है अपने आप में। मध्य एशिया में भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है ये। पाकिस्तान को बाईपास करने का साधन है कौन? चाबहार पोर्ट का ये। और भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए अवसर के रूप में इसको देखा जाता है। ये इस पर एक अलग से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर अलग से मेंस में आपके प्रश्न पूछा सकता है, ठीक है। इसको रेडी कर लीजिएगा। तो ये सारी पॉइंट हैं अफगानिस्तान के साथ जो हमारी कंट्रीब्यूट बढ़ रही है। चुनौतियां हैं अपने आप में बहुत सारी। सुरक्षा स्थिति अस्थिरता, तालिबान शासन में रणनीतिक अनिश्चितता है अपने आप पे। भारत की नो रिकग्निशन नीति, सीमित और औपचारिक संपर्क, क्षेत्रीय भू रणनीति, पाकिस्तान अफगान तनाव, ईरान और अमेरिका प्रतिबंध अपने आप में, अफगानिस्तान में बैंकिंग आपूर्ति श्रृंखला संकट, ये कई सारी चुनौतियां हैं। इसको एक बार हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल्स में, अभी तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। चलिए, बस अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कथन कारण वाला प्रश्न है आपके सामने कि भारत और अफगानिस्तान की हालिया बैठक में चाबहार पोर्ट के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक बात है। कारण क्या है? कारण यह है कि चाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बिना पाकिस्तान की भूमिका उपयोग किए पहुंच प्रदान करता है। चाबहार पोर्ट बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। अब चूंकि चर्चाओं में तो फिर से प्रश्न बन सकता है चाबहार पोर्ट पर, तो बिल्कुल सही बात है, यही कारण है इसका। ठीक है, ये जो कारण लिखा है इस कथन की पुष्टि करता है, तो आप देखेंगे तो इसका ए वाला कथन आपका हो जाएगा सही, यानी कि ए कथन, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है अपने आप में। एक बार पढ़ लो और समझ लो इसको। कथन कारण वाले प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रश्न था और इसका उत्तर आप लोग एग्जैक्टली दे सकते थे। ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन शायद आ जाएगा अब आपके सामने। ठीक है, मस 6000 मैंने कराया हुआ प्रश्न लेकिन रिपीट हो गया एक बार दोबारा से, कोई बात नहीं, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो मस 6000 भारत के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जो देश की पहली मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाली क्या पनडुब्बी है अपने आप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह पनडुब्बी 6000 मीटर तक की गहराई में 3 वैज्ञानिकों को ले जाने में सक्षम है, इसीलिए क्या है ये चर्चा में है अपने आप पे, क्या मस 6000। ठीक है ना, इसीलिए। चलिए, इसके जरिए भारत समुद्र के तल की खोज, खनिज संसाधनों का अन्वेषण और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करेगा अपने आप में। 6000 की जो है मीटर की दूरी तय करेगा, इसीलिए इसका नाम 6000 है, मस 6000 है। इस मिशन के सफल होने से भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ डीप सी रिसर्च में एक विशेष स्थान बना लेगा अपने आप में। मस 6000 की स्वदेशी तकनीकी और सुरक्षा उपाय इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह 12 घंटे तक सामान्य ऑपरेशन कर सकती है तथा आपातकालीन स्थितियों में 96 घंटे तक टिकने में क्या अपने आप में सक्षम है अपने आप में। तो ये एक बड़ी पहल है और यह मिशन भारत की समुद्री अनुसंधान की क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली क्या है, एक बड़ी पहल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया है आपके सामने क्या प्रश्न। प्रश्न क्या है कि भारत के गहरे समुद्री मिशन के तहत मस 6000 क्या है और इसका महत्व क्या है। तो आपके सामने ए ऑप्शन है कि एक स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी है जो 6000 मीटर की गहराई में वैज्ञानिकों को ले जाएगी और गहरे समुद्र के अन्वेषण में भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल कर लेगी। ठीक बात है। एक आनुवांशिक चिकित्सा उपकरण है जिसे समुद्री जीवों पर प्रयोग किया जाता है। एक उपग्रह है जो समुद्र के तापमान को मापने के लिए बनाया गया है। एक समुद्री तट सुरक्षा अभियान जो प्राकृतिक आपदाओं के से निपटने के लिए है। सिंपल सा आंसर है इसका भाई साहब, ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, यही होगा, ए इज द राइट आंसर बस। ठीक है, कई बार मैंने आपसे कहा है जो भी शब्द चर्चाओं में रहते हैं उन पर अलग से प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ ये शब्द क्या है, इसका मीनिंग क्या है।
तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब आप बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया प्रसिद्ध नारा कौन सा था? वंदे मातरम, जय हिंद, करो या मरो, या फिर इंकलाब जिंदाबाद? इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। आज का प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए है कि अम्ल वर्षा क्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आप इसका उत्तर जो है आराम से जो है 125 वर्ड्स में आप लिख करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि COP30 के उद्देश्यों और इसकी प्रमुख उपलब्धियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपसे कल कहा था COP30 पर प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, इसलिए आप इसको क्या कीजिएगा, किसी भी तरीके से इसको इग्नोर आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आइए, तो क्या इसके इंट्रोडक्शन है आप इसको लिखिएगा। और अभी आप जानते हो COP30 दरअसल ब्राजील के बेलम में आयोजित किया गया है। अमेजॉन जो एरिया है आपका, वहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है वहां पर। ठीक है, ये देखिए वही बात लिखी कि द लंग्स ऑफ अर्थ, जिसे हम अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ये वहां पर हो रहा है अपने आप पे। COP30 पेरिस समझौते के तहत देशों की पहली ग्लोबल जो है अपने आप पे स्टॉक टेक रिव्यू के बाद होने वाला शिखर सम्मेलन है अपने आप पे। तो ये कई सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं। और क्या इसके उद्देश्य हैं? तो नेट जीरो जो रोड मैप है इसको स्पष्ट करना अपने आप पे, लॉस एंड डैमेज फंड को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है COP30 का। अमेजॉन संरक्षण रणनीति अपनानी है, क्लाइमेट फाइनेंस लक्ष्य निर्धारित करना है अपने आप में। ठीक है, और ग्लोबल फॉसिल फ्यूल फेज आउट प्लान भी इसमें रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। उपलब्धियां क्या रही है इसके, ये भी एक एक करके हमने लिखा है। ये वीडियो पॉज करके पढ़िएगा आप इसको, है ना, और मैच कीजिए जो आपने कल लिखा था, क्या सही लिखा कि आपने गलत लिखा है। ठीक है, फिर ये सारी चीजें यहां पे उपलब्धियों में आप लिखिएगा एक एक करके। और चूंकि समालोचनात्मक टिप्पणी पूछा था, क्रिटिकली एग्जामिन करने पूछा था, तो हमने सकारात्मक परिणाम और यहां पर नकारात्मक परिणाम, क्योंकि जब आपके एग्जाम में समालोचनात्मक टिप्पणी पूछे यानी क्रिटिकली एग्जामिन करें तो वहां पर सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु को लिखना होता है। तो आपके इस समालोचनात्मक विश्लेषण में COP30 के ये सकारात्मक परिणाम है, ये इधर लिखे गए हैं, और जो चुनौतियां सीमाएं हैं वो इधर आपकी लिखी गई हैं। आप इनको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस अब निष्कर्ष के रूप में ये बातें आपके सामने लिखी गई हैं। निष्कर्ष को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और आप अपना उत्तर आपका वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, कोई बाकी समस्या होगी तो मुझे आप एक बार मुझे बता सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, चलिए ये हो गया आज का वीडियो। संभवतः आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि डिटेल्स में चीजें कराई जा रही हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हाँ, कई सारे प्रोग्राम हमारे मेंस के और बीओ के आज चलाए जा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी एग्जाम को लेकर के, कुछ बातचीत करनी है, तो आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 8604409201, इस पे आप आराम से कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और डिकोड एग्जाम पर जितने भी बैचेस चलते हैं हमारे, आरओ मेंस के, बीओ का, बाकी कोई भी कोर्स चलता है, उसकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, दिल खोल के आप नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप सीधे मुझसे भी बात कर पाएंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।